कहते हैं कभी कभी एक अकेला खिलाड़ी पूरी टीम पर भारी पड़ जाता है, और अगर कभी अपनी ही टीम का कोई साथी बगावत कर दे तो जीती हुई बाजी भी हाथ से निकल जाती है। राजनीति में इस तरह की बगावत बहुत आम बात है, और फिलहाल इन्हीं बगावतों का सामना कर रही है कांग्रेस। कुछ दिनों पहले ठीक इसी तरह की एक बगावत हुई थी इंदौर के शैतान चौराहा खोली नंबर 403 में। यहां रोहित और महेश की जोड़ी रहा करती थी। दोनों लंगोटिया यार थे और पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे थे। पता नहीं दोनों की दोस्ती को किसकी नजर लग गई। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई और बात बहुत आगे पहुंच गई। लड़ाई के बाद दोनों ये कमरा छोड़कर जा चुके हैं, और अब इस कमरे को सचिन और राहुल ने किराए से ले लिया है। ये दोनों भी राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। दोनों आज सुबह कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं। बड़े भैया, कमरा तो ठीक लग रहा है। अरे महाराज, मिल गया, यही बड़ी बात है। हम तो एक हफ्ते से कमरा ढूंढ रहे हैं, इसी चक्कर में कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं। बड़े भैया, यहाँ खिड़की से तो सब कुछ दिख रहा है और धूल मिट्टी भी अंदर आ रही है। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। राहुल और सचिन को कमरा मिल चुका है, लेकिन कमरे की एक खिड़की टूटी हुई थी। बस फिर क्या था, दोनों लग गए गत्ते में फेविकॉल लगाने। गत्ते के छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर खिड़की में लगा दिए गए और दोनों ने अपनी प्राइवेसी सिक्योर कर ली। महाराज, इसी गत्ते की तरह विपक्षी पार्टियां भी भाजपा को रोकने में लगी हुई है। बड़े भैया, थोड़ा विस्तार से बताइए। आप तो राजनीति के बहुत बड़े जानकार हैं ना। बस यही वो तारीफ लाइन थी जिसे सुनकर सचिन के अंदर की राजनीति जाग जाती थी, और इसके बाद राजनीति पर लंबी लंबी चर्चाएं होती थी। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। क्या होगा आगे, कितनी दिलचस्प होगी सचिन और राहुल की चर्चा। अरे महाराज, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष ने इंडिया अलायंस का गठन किया है, ताकि भगवा पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोका जा सके। इंडिया गठबंधन में 25 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं जो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इन दलों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने दम पर हुंकार भर रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएम। और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। गठबंधन और फिर अलग अलग चुनाव, बात कुछ समझ नहीं आई भैया। कांग्रेस और टीएमसी में सीट शेयरिंग पर सहमति ना बन पाने की वजह से दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन से होते हुए भी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। कुछ ऐसा ही दक्षिण के राज्य केरल में भी है। यहाँ सीपीआई कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। बाकायदा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र से अपने प्रत्याशी का भी ऐलान कर चुकी है। इन सब से इतर अब सवाल उठता है कि बीजेपी से लड़ने के लिए जो विपक्ष ने इंडिया गठबंधन का गठन किया है, वो कितना कारगर साबित होगा। क्या बीजेपी को आम चुनाव 2024 में इंडिया अलायंस कड़ी टक्कर दे पाएगा? बड़े भैया, थोड़ा और विस्तार से बताइए। मेरा मतलब, किस राज्य में क्या माहौल है ये सब। महाराज, सबसे पहले अपने बिहार से शुरू करते हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल और वीआईपी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम बिहार की सियासत को देखें तो इसमें लालू यादव का बड़ा ही अहम रोल रहा है। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी कुछ बड़ा कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार राजद प्रदेश की 40 सीटों में से 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं अपने कोटे से आरजेडी ने वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी को 3 सीट दी है ताकि वो चुनाव लड़ सके, जबकि कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को बिहार में टक्कर मिल सकती है? भैया, आपको क्या लगता है, लालू जी मोदी जी को रोक पाएंगे या नहीं? इस मामले पर सियासत के जानकारों का कहना है कि बीजेपी को विपक्ष से कड़ी टक्कर मिल सकती है, लेकिन पिछले आम चुनाव नतीजों को देखे तो कहना थोड़ा मुश्किल है कि आरजेडी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएगी। विश्लेषकों की माने
तो बिहार हमेशा से चौंकाता रहा है। विधानसभा चुनाव में इसके नतीजे कुछ और होते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में कुछ और ही। इसका सबूत साल 2019 के आम चुनाव में मिलते हैं, जिसमें आरजेडी को 40 में से एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी, जबकि कांग्रेस के खाते में किशनगंज गया था। यहाँ से पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जीत दर्ज की थी। इसके ठीक अगले साल यानी 2020 के अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें लालू यादव की पार्टी 75 से भी अधिक सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसी के साथ आरजेडी प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। सियासी जानकारों की माने तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव काफी अलग होता है। ये कह पाना कि इस बार के आम चुनाव में बीजेपी को बिहार में इंडिया गठबंधन से कितनी टक्कर मिल सकती है, ये चुनावी नतीजों के बाद ही आकलन किया जा सकता है। लेकिन हाँ, विपक्ष की ओर से इस बार बिहार में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। सचिन अपनी बात पूरी करने ही वाला था, तभी अचानक राहुल का मोबाइल बजता है। अरे साला कंपनी का फोन था। महाराज, तुम्हारे रिंगटोन से MS धोनी की याद आ गई। इसी बात पर धोनी के होम स्टेट झारखंड की भी बात कर लेते हैं। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 में अलग होकर एक अलग राज्य बना था। झारखंड की सीमा उत्तर में बिहार से, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में उड़ीसा से और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। इस प्रदेश की सियासत में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM का बड़ा अहम रोल है। मौजूदा समय में प्रदेश में इसकी ही सरकार है। JMM कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देकर JMM सरकार में आई थी। प्रदेश की 81 विधानसभा सीटों में से JMM ने 30, बीजेपी 25, कांग्रेस 16 और आरजेडी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। मुख्य रूप से यहाँ कांग्रेस बीजेपी और JMM में ही टक्कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों में से 11 कांग्रेस, 1 झारखंड मुक्ति मोर्चा और 1 सीट पर AJSU को जीत मिली थी। भैया, यहाँ तो कुछ महीने पहले खेला हो गया था। ईडी ने हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया था। क्या था झारखंड का खेला और क्या होगी यूपी की राजनीति? सही पकड़े हो महाराज। इसीलिए इस बार का आम चुनाव यहाँ थोड़ा अलग है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन प्रदेश के नए CM बने थे। यहाँ कांग्रेस JMM इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। सियासी जानकारों की माने तो सोरेन की गिरफ्तारी की वजह से इंडिया गठबंधन को चुनाव में फायदा मिल सकता है। बड़े भैया, थोड़ा यूपी के बारे में बताइए। सबसे ज्यादा सांसद तो वहीं से बनते हैं। बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी मिलती जुलती है। यहाँ बीजेपी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से टक्कर मिलेगी। इंडिया गठबंधन के तहत सपा कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। सपा की ओर से कांग्रेस को प्रदेश की 17 सीटें दी गई हैं, जिनमें काफी हाई प्रोफाइल सीटें शामिल है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सपा ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए प्रदेश की 403 सीटों में से 111 पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी के खाते में 255 सीटें गई थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े को देखते हुए इस बार अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद अखिलेश की पार्टी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके। अगर हम साल 2019 लोकसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने महज 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी 62, BSP 10 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार के आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर हुंकार भर रही है। बड़े भैया, उत्तर प्रदेश को लेकर यह कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता इसी राज्य से गुजरती है। जिसने यूपी जीत लिया, समझो दिल्ली उसकी। सही कह रहे हो महाराज। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इस बार बीजेपी ने इन तमाम सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सपा कांग्रेस भाजपा को रोकने के लिए हर तरह के मापदंड अपना रहे हैं ताकि बीजेपी को जीतने से रोका जा सके। इससे पहले कि सचिन आगे कुछ बोल पाता, बगल वाली गली में डीजे आ गया। डीजे की आवाज बहुत तेज थी, इसलिए दोनों ने
कुछ सेकंड्स रुकने का सोचा। बड़े भैया ये कंगना रनौत की डेब्यू फिल्म गैंगस्टर का सॉन्ग है। क्या कंगना रनौत की डेब्यू फिल्म का राजनीति से कोई कनेक्शन है? महाराज, कंगना रनौत के बारे में कुछ बता रहे थे आप। हाँ बड़े भैया, कंगना रनौत की डेब्यू फिल्म गैंगस्टर की बात कर रहे थे। बड़ी अच्छी फिल्म है। हाँ महाराज, हमें पता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि इस बार कंगना रनौत भी राजनीति में डेब्यू करने वाली हैं। क्या बात कर रहे हो बड़े भैया? अरे हाँ महाराज, इस बार कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से चुनाव लड़ने वाली है। बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी बीजेपी को मात देकर राज्य की सत्ता पर विराजमान हुई थी। यहाँ लोकसभा की 4 सीटें हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सियासत के जानकारों की माने तो कांग्रेस पार्टी इस बार के आम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। यहाँ मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी में ही आमना सामना है। बड़े भैया, जब हिमाचल प्रदेश की बात हो ही रही है तो लगे हाथ उत्तराखंड का भी हाल बता दीजिए। महाराज, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। यहाँ कांग्रेस बीजेपी में टक्कर हमेशा से रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ बेहतर करने की उम्मीद है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की जीत की रथ यात्रा को रोकने में कांग्रेस सफल हो पाती है या नहीं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। वहीं साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इन तमाम सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। बातें करते करते राहुल को भूख लगाती है और वो कुछ खाने का प्लान करने लगता है। बड़े भैया, एमपी का फेमस फूड कौन सा है? आज वही खाते हैं। अरे महाराज, इंदौर का पोहा जलेबी खाकर देखिए, बहुत फेमस है। हाँ। बिना देरी किए दोनों घर के बगल वाली गली में पोहा जलेबी खाने पहुंच जाते हैं। दोनों सुबह के भूखे थे, इसलिए 2-2 प्लेट पोहा जलेबी ले लेते हैं। बड़े भैया, इंदौर का पोहा जलेबी खा रहे हैं और आपने अभी तक मध्य प्रदेश के चुनाव का हाल नहीं बताया। सचिन जलेबी की चाशनी को मैनेज करते हुए राहुल को मध्य प्रदेश की राजनीति बताने लगता है। वैसे महाराज, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बहुत पहले से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य रूप से चुनावी जंग होती आ रही है। कहीं कहीं सपा बसपा का वर्चस्व भी है, लेकिन असली लड़ाई कांग्रेस बीजेपी के बीच है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा दोनों ही इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी के पास 28, जबकि कांग्रेस के पास महज 1 छिंदवाड़ा की सीट है। छिंदवाड़ा कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का गृह जिला भी है। यहाँ से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद है। अब देखना होगा कि सपा और कांग्रेस का साथ भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाता है। बड़े भैया, हम पोहे जलेबी का पेमेंट करते हैं, तब तक तुम छत्तीसगढ़ का हाल सुना दो। छत्तीसगढ़ में भी सीधे तौर पर कांग्रेस भाजपा में लड़ाई है। बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की 11 में से 9 संसदीय क्षेत्र पर अपनी जीत सुनिश्चित की थी। इस बार भी पार्टी अपना दम दिखा रही है। बीते साल ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी। अब देखना होगा कि कांग्रेस लोकसभा की 11 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाती है। इस बार के आम चुनाव में कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी चुनावी मैदान में उतारा है, ताकि बीजेपी को मात दी जा सके। सचिन और राहुल भाई 100-100 ग्राम जलेबी लपेट दिए थे और अब बारी राजस्थान की थी। महाराज, राजस्थान लोकसभा भी चुनाव के मद्देनजर बहुत ही अहम है, क्योंकि इस राज्य से 25 सांसद लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस पार्टी साल 2019 के आम चुनाव में यहां से अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। 1 सीट को छोड़ बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करने में सफल हुई थी। साल 2023 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए थे, जिनमें कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी। तब से कांग्रेस बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगी हुई है, ताकि भाजपा को लोकसभा चुनाव में धूल चटाई जा सके। बड़े भैया, यहाँ तो कांग्रेस खुद गलती कर दी। सुनने में आया था पायलट और गहलोत की पटरी मैच नहीं हो रही है। महाराज, राजस्थान का तो पता नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने डिस्को डांसर को अपने पाले में लेकर सब कुछ मैच करवा दिया है। बड़े भैया, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए।
अरे महाराज, हम मिथुन चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती को अपना भगवा रंग पहना दिया था और भाजपा केवल 4 सीटों से ममता बनर्जी से पीछे रह गई थी। इस बार पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस टीएमसी चुनाव नहीं लड़ रही है। टीएमसी की ओर से साफ साफ कहा गया था कि पार्टी कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दे रही है। अगर मंजूर है तो इस पर अपनी सहमति जताए। हालांकि टीएमसी के इस ऑफर को कांग्रेस ने सिरे से नकारते हुए कहा था कि ममता की ओर से कुछ नया नहीं दिया जा रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 सीटों में से टीएमसी ने 22, बीजेपी ने 18 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार तीनों पार्टियों में मुकाबला है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मुख्य रूप से यहाँ बीजेपी टीएमसी में ही लड़ाई है। बड़े भैया, लोकसभा का चुनाव है तो मोदी जी के होम स्टेट गुजरात का भी तो हाल बता दो। गुजरात में बीजेपी का वर्चस्व करीब 3 दशक से है। पार्टी ने साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रदेश की 182 विधानसभा सीटों में से 156 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए महज 17 सीटें अपने नाम की थी। वहीं आम आदमी पार्टी राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर 5 सीट जीतने में कामयाब रही थी। आपका वोट शेयर 10% से ज्यादा का रहा। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद ही आप क्षेत्रीय से नेशनल पार्टी बनी। वहीं इस बार से आम चुनाव में भी भाजपा यहां अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, जिसकी मुख्य वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। भाजपा के ये दोनों दिग्गज नेता गुजरात से ही आते हैं, जिसका सीधा फायदा चुनावी नतीजे में देखने को मिल जाता है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। साल 2019 के आम चुनाव में बीजेपी 26 की 26 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब रही थी। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है ताकि बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आप कांग्रेस का अलायंस बीजेपी को पिछले चुनावी नतीजों को फिर से दोहराने से रोक पाता है या नहीं। बड़े भैया, गुजरात में तो बीजेपी एक तरफ चल रही है, लेकिन दिल्ली में बड़ा हंगामा हो रहा है। केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया। हमको तो यही लगता है कि इसके पीछे बीजेपी की कोई साजिश होगी। इतना अरे महाराज, पढ़े लिखे होकर ये कैसी बातें कर रहे हो? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच कर रहे हैं। जो सच्चाई होगी सामने आ जाएगी। कोर्ट निष्पक्ष है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसकी भी गलती होगी उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी हो या अरविंद केजरीवाल। सचिन का गर्म मिजाज देखकर राहुल ने बड़े ही ठंडे मिजाज में कहा, बात तो सही कह रहे हो बड़े भैया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो होगा पता चल जाएगा। लेकिन आप हमें दिल्ली की राजनीति बता दीजिए। महाराज, केंद्र की सत्ता भले ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हो, लेकिन राजधानी दिल्ली की बागडोर आम आदमी पार्टी के पास है। बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता पर आने के लिए साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान काफी मेहनत की थी। पार्टी के बड़े बड़े सुरमा चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन वो आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने टिक नहीं पाए। मौजूदा समय में राजधानी के हालात बदल चुके हैं। 21 मार्च 2024 को दिल्ली आबकारी मामले में कथित तौर पर घोटाले के रूप में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल आप सुप्रीमो तिहाड़ जेल नंबर 2 में बंद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए हमेशा से चुनौती भरा रहा है। पार्टी ने यहाँ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए काफी मेहनत की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ जबरदस्त बढ़त मिली थी। प्रदेश की 7 की 7 लोकसभा सीट बीजेपी के झोली में गई थी। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को साल 2019 के आम चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, जबकि इस बार के चुनाव में दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। राजधानी की 7 लोकसभा सीटों में से आप 4 तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें आप नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस दिल्ली की चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट लोकसभा की सीट पर हुंकार भर रही है।
राजधानी दिल्ली की सभी सीटों पर इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस आप इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी ने मनोज तिवारी को छोड़कर इस बार अपने 7 सिटिंग सांसदों में से 6 का टिकट काट नए चेहरों को मौका दिया है। बड़े भैया, दिल्ली से तो जाने माने क्रिकेटर गौतम गंभीर भी सांसद बने थे, बीजेपी ने उनका टिकट क्यों काट दिया? महाराज गौतम गंभीर खुद मना कर दिए, वो राजनीति में न आकर क्रिकेट की दुनिया में ही रहना चाहते हैं। जब बात दिल्ली की हो तो पंजाब का जिक्र होना लाजमी है, क्योंकि दिल्ली की तरह यहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। बड़े भैया, पंजाब में आम आदमी पार्टी कैसे मैनेज कर रही है? अगर सच कहूँ तो पंजाब में बीजेपी का जनाधार अब बढ़ने लगा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ बीजेपी से मजबूत स्थिति में है। खासकर आप मौजूदा समय में प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है। प्रदेश की सत्ता पर भगवंत मान विराजमान है। साल 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को करारी शिकस्त देते हुए प्रदेश की 117 सीटों में से 92 पर जीत दर्ज करने में सफल रही थी, जबकि सालों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस के खाते में महज 18 सीटें गई। वहीं शिरोमणि अकाली दल की 4 और बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। साल 2019 लोकसभा में अकाली दल और बीजेपी ने साथ में ही मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। हाल ही में पंजाब बीजेपी की ओर से कहा गया था कि राज्य में इस बार अपने दम पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। बता दें कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस 8, शिरोमणि अकाली दल 3, भाजपा 2, आप 1 सीट जीतने में कामयाब रही है। 2019 में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा दोनों ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार का समीकरण बदल चुका है। इन सबसे इतर पंजाब में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस आप चुनाव नहीं लड़ रही है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार चुकी है। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केवल ये सत्ता की भूखी हुई है, कहीं गठबंधन तो कहीं अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। बता दे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को विश्वास है कि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि करीब 1.5 साल पहले ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, जिसमें पार्टी ने बिना किसी अलायंस के तहत बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी आम चुनाव में भी अकेले ही रण में कूद चुकी है। हालांकि कांग्रेस आप का अलग अलग होकर चुनाव लड़ना बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगा, इस पर मोहर 4 जून को लग जाएगी। मिश्रा जी, हम आपको थोड़ी देर में कॉल करते हैं, अभी बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है भाई। मिश्रा जी की बात सुने बिना ही राहुल कॉल कट कर देता है। पहली बार राहुल का इतना हाई लेवल पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखकर सचिन भी शॉक था। अरे महाराज, नागपुर वाले मिश्रा जी से बात तो कर लीजिए, कॉल काहे कट कर दिए? बड़े भैया, मिश्रा जी से बाद में बात होती रहेगी, लेकिन अभी आपके मुंह से जो ज्ञान की गंगा बह रही है उसका कोई मूल्य नहीं है। आप आगे कंटिन्यू कीजिए, हमें बड़ा मजा आ रहा है। नागपुर वाले मिश्रा जी से याद आया, महाराष्ट्र भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद ये दूसरा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा सांसद सदन में चुनकर भेजता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए है। साल 2019 के आम चुनाव से इस बार महाराष्ट्र से अलग इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि तब शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था और पार्टी एकजुट थी, जबकि इस बार दल में 2 फाड़ हो चुके हैं। पहला एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और दूसरा उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यूबीटी। बीजेपी शिवसेना में बात तब बिगड़ी जब साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम अपने कोटे से बनाने के लिए दोनों ही पार्टियां अड़ गई थी। बात न बन पाने की वजह से शिवसेना ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस कर सरकार बना ली थी। करीब 2.5 साल स्थिर सरकार चलाने के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे बगावत करते हुए पार्टी के विधायकों के साथ बीजेपी से जा मिले, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार अलप्त में आ गई और महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी। एकनाथ शिंदे पार्टी के विधायकों और कुछ सांसदों के साथ दावा करने लगे कि असली शिवसेना उनके पास है। मामला कोर्ट भी पहुंचा। इन सब के बीच बीते साल ही शरद पवार की पार्टी एनसीपी में भी फूट पड़ गई और पार्टी के कुछ विधायक अजित पवार के साथ तो कुछ शरद पवार के साथ आ गए।
अजित पवार शरद पवार के भतीजे हैं। दोनों चाचा भतीजे की लड़ाई खूब सुर्खियों में रही। मौजूदा समय में ये भी बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की सरकार में शामिल है और प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। कुल मिलाकर देखे तो इस बार का आम चुनाव महाराष्ट्र में दिलचस्प होने जा रहा है। जो पार्टियां पहले एक ही जगह थी, आज 2 पाले में बढ़ चुकी हैं। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस तीनों इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी तीनों एनडीए गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में हैं। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की 48 लोकसभा सीटों में से कौन सा गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने में सफल होता है। बड़े भैया, आपको क्या लगता है कौन बाजी पलटेगा, बीजेपी या इंडिया गठबंधन? महाराज, इन तमाम राज्यों के अलावा साउथ के भी 5 राज्य हैं जहां इंडिया गठबंधन का अलायंस है। हालांकि कर्नाटक को छोड़ तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी का उतना प्रभाव नहीं है। यहाँ कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का ही बोलबाला है। सियासी पंडितों की माने तो अगर इंडिया गठबंधन उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहता है तो बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। वहीं इस बार के आम चुनाव में बीजेपी ने 370 और एनडीए गठबंधन के तहत 400 सीट जीतने का नारा दिया है। अब देखना होगा कि क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी के इस दावे को रोक पाने में सफल हो पाता है या सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का दावा सच होता है। इस बात की जानकारी 4 जून को ही चुनाव नतीजे आने के बाद